नो डियर फ्रेंड्स, आज मैं माफ़ी चाहता हूँ कि काफ़ी दिन बाद वीडियो लेके फिर एस्ट्रोलॉजी के ऊपर आया हूँ, क्योंकि कई काम वगैरह में व्यस्त था। इसलिए मैं कई दिन से कोई वीडियो आपको बना के नहीं दे पाया। आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सितंबर 2025 के अंदर जो प्लेनेट का ट्रांजिट है उसका बारे के अंदर एक हम डिस्कस करेंगे, और दूसरे कोई भी चार्ट है उसको कैसे देखते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सूर्य की जो संक्रांति है, मीन्स सूर्य का जो राशि परिवर्तन है वो 15 या 16 के आसपास होता है। और जनवरी में जो मकर संक्रांति आती है, मीन्स सूर्य मकर राशि के अंदर एंटर कर रहा है, वो 14 जनवरी के लगभग होती है। अब सितंबर महीने में देखें तो सूर्य देव हैं जो विर्गो राशि, जिसको कन्या राशि भी कहते हैं, उसमें 16 सितंबर को एंटर होंगे। 7 सितंबर को फुल मून डे है, उस दिन चंद्र ग्रहण भी है। बुध देव लियो राशि, सिंह राशि के अंदर 30 अगस्त को एंटर होंगे और 15 सितंबर तक वहीं विराजमान रहेंगे, वहां से गोचर करेंगे। फिर वो कन्या राशि में आ जाएंगे और 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक वो कन्या राशि में ही रहेंगे। शुक्रदेव 14 सितंबर को सिंह राशि में, जिसके कि स्वामी सूर्यदेव हैं, वहां से ट्रांजिट करेंगे और वो सिंह राशि में 9 अक्टूबर तक रहेंगे। मंगलदेव लिब्रा राशि, जिसके कि स्वामी शुक्रदेव हैं, तुला राशि है, उसमें 13 सितंबर को एंटर होंगे और 27 अक्टूबर को लिब्रा तुला राशि से ट्रांजिट करेंगे। बृहस्पति देव, जैसा आप सब लोगों को विदित होगा, जानते होंगे कि वो बुध देव की राशि मिथुन जेमिनी से 14 मई से वहीं पे गोचर कर रहे हैं और वर्तमान में काफी अतिचारी है, मतलब हाई स्पीड पे चल रहे हैं, जो कि इनका करीब 8 साल तक ये अतिचारी रहेंगे। शनिदेव मीन राशि, जिसके स्वामी बृहस्पति देव हैं, वहां 29 मार्च को एंटर हुए थे और वर्तमान में रिट्रोग्रेड हो रहे हैं, वक्री चल रहे हैं। राहु एक्वेरियस में, जो कि शनिदेव की राशि है, कुंभ राशि, वहां पे 29 मई को एंटर हुए थे। और केतु देव सिंह राशि में, जिसके कि सूर्य देव है, वहां 29 मई को वो एंटर हुए थे। अब मैं आपको कुछ कंजक्शन भी बताना चाह रहा हूं प्लेनेट्स के, कि जैसे सन और केतु सिंह राशि में, जो कि सूर्य देव की राशि है, वहां पे 17 सितंबर तक रहेंगे साथ। और 11 सितंबर को सन केतु से कनेक्ट होंगे। केतु को मंगल व्रत माना जाता है, मीन्स मंगल के समान वो रिजल्ट देते हैं। वीनस बुधदेव से 11 सितंबर को कनेक्ट होंगे। जुपिटर और मून का जो कंजक्शन है वो 16 सितंबर को सेम डिग्री के आसपास आएगा। सूर्यदेव और बुधदेव, सन और मरकरी भी सिंह राशि में 13 सितंबर को कनेक्ट होंगे, वहां वो एंटर करेंगे सिंह राशि में। और वीनस और केतु 15 सितंबर से 9 अक्टूबर तक कनेक्ट रहेंगे, क्योंकि वीनस 11 सितंबर को मरकरी से कनेक्ट होंगे और उसके बाद वो, क्योंकि केतु का लियो राशि से ट्रांजिट हो रहा है, तो वीनस भी लियो में है 15 सितंबर के बाद, और 9 अक्टूबर तक वो लियो में ही रहेंगे सिंह राशि में। सूर्यदेव और बुधदेव कन्या राशि से फिर साथ रहेंगे 17 सितंबर से 3 अक्टूबर तक। चंद्रदेव और शुक्रदेव और केतुदेव, ये तीनों 19 सितंबर को एक साथ सिंह राशि में देखे जाएंगे। चंद्रमा और केतु 21 सितंबर को सिंह राशि में कनेक्ट होंगे। सूर्यदेव, चंद्रदेव और शुक्रदेव कन्या राशि में 22 सितंबर को कनेक्ट होंगे। मून और मार्स तुला राशि में 24 सितंबर के बाद वहां पे उनका
गोचर होगा। और मून जैसे आप लोग जानते हैं 2.25 दिन एक राशि से गोचर करते हैं। और वीनस फिर केतु से कनेक्ट होंगे 4 अक्टूबर को। जहां ये कनेक्ट का मतलब है कि लगभग इनकी डिग्रियां बराबर हो जाती हैं। अब मैं आपको कुंडली के अंदर कैसे क्या क्या प्रभाव आएंगे इस ट्रांजिट का, वो मैं आपको बताता हूं। नौ प्रिय मित्रों, जैसा कि अभी हमने गोचर के बारे में देखा कि सितंबर महीने से ग्रहों का गोचर किस प्रकार हो रहा है, तो अगर हम 1 सितंबर को देखें, मैंने ये सिंह राशि की लगन कुंडली बनाई है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि सिंह राशि वाले जातकों के ऊपर ये सितंबर महीना में क्या प्रभाव रहता है। अब आप देखेंगे तो शुक्रदेव का जो गोचर है वो 12वें स्थान से हो रहा है, और बृहस्पति देव 11वें स्थान से, जो कि त्रिक भाव का सबसे मेलेफिक हाउस है, वहां से वो ट्रांजिट कर रहे हैं। वैसे ये गेन का स्थान भी है, आय का भी स्थान है। शनि देव 8वें स्थान से गोचर कर रहे हैं, वक्री है वर्तमान में। राहु केतु 1/7 एक्सिस पे, ये लगन भाव है जिसको प्रथम भाव कहते हैं, और ये 7वां भाव है जिसको कि वहां से राहु गोचर कर रहे हैं। दूसरे स्थान से मंगल, जो कि कन्या राशि से ट्रांजिट हो रहे हैं, इसके मंगल जो है बुध देव की राशि से ट्रांजिट हो रहे हैं। अब चंद्रमा अगर हम देखें तो 1 सितंबर को वो वृश्चिक राशि, जिसके की स्वामी मंगल देव है, वहां से ट्रांजिट कर रहे हैं। तो अब जब कुंडली का एनालिसिस देखना चाहिए तो ये सबसे पहले देखें कि दृष्टियां किस किस की कहां पड़ रही हैं। तो हम सबसे पहले जैसे जानते हैं कि सिर्फ 3 ग्रह, मंगल, जुपिटर और शनि, इनको 2-2 अतिरिक्त एस्पेक्ट्स दृष्टियां दी हुई हैं, जबकि अन्य ग्रहों को एक एक दृष्टि दी हुई है। तो मंगल देव को 4थी दृष्टि और 8वीं दृष्टि एक्स्ट्रा दी हुई है। तो मंगल देव अगर हम देखें तो यहाँ पे वर्तमान में 1, 2, 3, 4 ये 5वें भाव पे एक दृष्टि बना रखी है, और वो अपने से सप्तम शनि से भी दृष्ट हैं, और शनि भी मंगल से दृष्ट है। तो ये आपस में मंगल और शनि की एक युति बन रही है, जो कि सही नहीं कही जाएगी, क्योंकि ये आपस में मित्र नहीं है। अब मंगल की 8वीं दृष्टि ये भाग्यस्थान में 9वें भाव पे पड़ रही है। अगर हम चंद्रमा की देखें तो चंद्रमा 4थे स्थान सुख भाव से गोचर कर रहे हैं, और उनकी दृष्टि कर्म स्थान, जो कि 10वां स्थान है, उस पे पड़ रही है, जो कि शुक्रदेव की राशि का स्थान है, क्योंकि वृष राशि के स्वामी शुक्रदेव होते हैं। अब हम बुधदेव और सूर्यदेव को देखें तो वो 7वें घर के ऊपर पूर्ण दृष्टि बनाए हुए हैं। केतु और राहु का मैंने वैसे ही आपको पहले बता दिया कि 1/7 एक्सिस पे हैं ये। अब बृहस्पति देव का अगर हम देखें तो बृहस्पति देव बुध देव के घर से 11वें स्थान से गोचर कर रहे हैं, जो कि आय का साधन है, आय का स्थान है, हाउस ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर है। तो बृहस्पति देव की 5वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि और है 7वीं दृष्टि के अलावा। तो अगर इनकी हम देखें कि 5वीं दृष्टि कहां पड़ रही है, तो पहला स्थान, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। तो 5वां स्थान 3rd हाउस पे है, जो कि हमारे करेज का बताता है, यंगर सिबलिंग्स का बताता है, डॉक्यूमेंट राइटिंग, इन चीजों का भी बताता है। तो अब अगर हम 7वीं दृष्टि देखें तो ये 5वें स्थान पे पड़ रही है। तो बृहस्पति की डायरेक्ट ये पूर्व पुण्य भाव है, और इस से हम संतान के बारे में भी देखते हैं, व्यक्ति की
इंटेलिजेंस का भी देखा जाता है, इंटेलेक्चुअल पावर भी देखते हैं। और जो पांचवा स्थान है वो बृहस्पति देव का स्वयं का राशि का घर है। तो जब कोई ग्रह अपनी ही राशि को देखते हैं, अपने ही, तो वहां शुभ परिणाम देते हैं। अब हम देखें इनकी नवी दृष्टि, तो वो नवी दृष्टि 7वें स्थान पे पड़ रही है जहां पे राहु विराजमान है। और बृहस्पति देव की दृष्टियां बहुत पवित्र होती हैं और इनके वहां पे शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। अब हम शनि देव की देखें तो शनि देव बृहस्पति देव की राशि जो मीन राशि से गोचर कर रहे हैं और उनको भी तीसरी और दसम दृष्टि दी गई है अतिरिक्त 7वीं के अलावा। तो जैसे मैंने आपको 7वीं दृष्टि बताया, वो तो शनिदेव की दूसरे स्थान पे जहां मंगल देव विराजमान में उन पे पड़ रही दृष्टि, और शनिदेव की तृतीय दृष्टि 10वां स्थान जो कर्म स्थान है उस पे पड़ रही है। अब 10वीं दृष्टि देखें तो 7वीं दृष्टि, 8वीं, 9वीं, 10वीं, तो ये पंचम भाव में भी शनि देव की दृष्टि पड़ रही है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि प्लेनेट की एस्पेक्ट देखने चाहिए। लगन चार्ट का एनालिसिस या हम किसी का भी एनालिसिस करें, उसके बाद देखना चाहिए कि जो भाव स्वामी है, अब जैसे ये पंचमेश है, पंचम स्थान, तो इसका पंचमेश जो बृहस्पति है वो कहां बैठा है, तो 11वें घर से वो गोचर कर रहे हैं। ये दसमेश है, इसके स्वामी शुक्रदेव वो 12वें स्थान से गोचर कर रहे हैं। अब भाग्य स्थान और सुख भाव, इन दो राशियों के मालिक मंगल देव हैं, जो कि द्वितीय स्थान जो कि कुटुंब भाव, वेल्थ का भी बताता है, स्पीच का कारक भी बताता है, तो वहां से गोचर हो रहा है। इसी प्रकार अगर हम देखें सूर्य देव, तो वो अपनी खुद की राशि से ही गोचर कर रहे हैं। और मरकरी देव भी सूर्य के साथ सूर्य बुधादित्य योग बना के वहां पे गोचर कर रहे हैं। तो एक ये सिंह जाति वालों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए सूर्य बुधादित्य का एक योग बन रहा है। अब अगर कोई प्लेनेट 6, 8, 12 स्थान में बैठे हैं या एफ्लिक्टेड हैं, तो उनको हमको देखना चाहिए कि नवांश में भी क्या पोजीशन है। अब ये नवांश D9 चार्ट है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे शुक्रदेव केतु के साथ कनेक्ट होके द्वितीय भाव से गोचर हो रहे हैं। मंगल देव यहाँ कर्क राशि में, जहां जो इनका नीच का स्थान है, जहां डेबिलिटेट हो जाते हैं, लेकिन कर्म क्षेत्र से यह गोचर हो रहे हैं। बृहस्पति और राहु की यहाँ एक युति बन रही है, जो कि शुक्र जो कि वृष राशि के स्वामी है, उस स्थान से, अष्टम स्थान से इनका गोचर है। और शनि और सूर्य की, पिता पुत्र की जो ट्रांजिट हो रहा है वो सूर्य के घर से हो रहा है, जो 11वें स्थान से हो रहा है। अब चंद्रमा देखें, जो 10म स्थान के स्वामी है, वो 5वें से गोचर कर रहे हैं। तो यहां पे अगर हम देखें तो जुपिटर, बृहस्पति देव राहु के साथ कनेक्ट होकर अष्टम स्थान में गोचर कर रहे हैं, तो ये एक थोड़ा विपरीत संकेत दे रहे हैं। जबकि शुक्रदेव जो कि लगन D1 चार्ट में कर्क राशि जिसके स्वामी चंद्रदेव है, वहां से जो गोचर हो रहा है, वो वहां पे द्वितीय भाव से गोचर कर रहे हैं। अब यहां पे अगर हम देखें D1 चार्ट में, तो शुक्रदेव 10म स्थान और तृतीय स्थान के स्वामी है, जो कि खाली स्थान पड़ा हुआ है। और अगर हमको जातक की ट्रांजिट का एनालिसिस भी करना है, तो दृष्टियां देखेंगे, तो अब जैसे शनि की दृष्टि जो दूसरे स्थान पे, तृतीय स्थान पे और भाग्य स्थान पे पड़ रही है, तो उसको शनि हानि पहुंचाएंगे। बृहस्पति देव की जो 5वीं दृष्टि तृतीय भाव में पड़ रही है, वहां उनको लाभ होगा। लेकिन चूंकि यहां बृहस्पति D1 के अलावा D9 में जब हम देख रहे हैं, तो वो 9वें स्थान से कर रहे हैं, तो वो प्रभाव कम हो जाता है। वहीं पे बृहस्पति देव 5वें स्थान से पंचमें को भी देख रहे हैं, पंचम स्थान को, तो वहां अच्छा प्रभाव मिलेगा। और जो 7वां घर होता है वो अपोजिट पार्टनर का होता है, तो वहां पे भी जहां राहु गोचर कर रहे हैं, वहां पे
बृहस्पति देव दृष्टि डाल रहे हैं तो वो एक अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार कुंडली का एक एनालिसिस किया जाता है। अब इसी को अगर मैं कुंडली को कर्क लगन की कुंडली बना देता हूं तो आप देखेंगे कि अब जो शुक्रदेव है वो प्रथम स्थान से गोचर कर रहे हैं और मरकरी और सूर्य द्वितीय स्थान में चले गए, मंगल तृतीय भाव में चले गए, चंद्रमा पंचम स्थान में, राहु अष्टम में आ गए, शनि भाग्य स्थान से वक्री होकर गोचर कर रहे हैं और बृहस्पति देव 12वें स्थान से गोचर कर रहे हैं। तो जब भी, जैसा आप लोग जानते नहीं हो तो मैं एक आपको सूत्र देता हूं कि यहां पे अगर हम 1, 5 पहला स्थान, 5वां स्थान और 9वां स्थान, ये लक्ष्मी स्थान कहलाते हैं। ये सबसे, यहाँ पे अगर कोई प्लेनेट की दशा अंतरदशा चल रही होती है तो वो अच्छे परिणाम मिलते हैं। और इन्हीं फर्स्ट 5, 9 का अगर केंद्र के स्थान 1, 4, 7, 10 इनसे कनेक्शन बन जाता है तो वो राजयोग बनता है। अब अगर हम देखें तो 7वें जो राशि है तुला राशि, इसके स्वामी केंद्र में बैठे हैं। तो ये केंद्र के अंदर जब शुभ ग्रह बैठे होते हैं तो उनकी शुभता में कमी आ जाती है और अगर अशुभ ग्रह होंगे तो उनकी अशुभता में कमी आ जाएगी। अब यहां पे जो राजयोग बना रहे हैं वो चंद्रदेव का बन रहा है क्योंकि चंद्रदेव लगन के स्वामी होकर पंचम स्थान से गोचर कर रहे हैं। तो जो 2.25 दिन इनका एक गोचर वृश्चिक राशि से रहेगा तो कर्क लगन वालों को अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। और इसी को हम कर्क राशि से भी देख सकते हैं क्योंकि राशि ज्योतिष की भाषा में उसको बोला जाता है जन्म कुंडली में जहां से चंद्रमा गोचर कर रहे हैं, जिस राशि के ऊपर, जिस स्थान से चंद्रमा, अभी जैसे हमें इसी वर्तमान में देखूं तो ये वृश्चिक राशि से चंद्रमा का ट्रांजिट हो रहा है। तो इस जातक का जब जन्म हुआ तो हम कहेंगे कि लगन तो कर्क है लेकिन इसकी राशि जो है वो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि है जिसके कि स्वामी मंगल देव है। लगन जो होती है जब जन्म हुआ है जातक का तो पूर्वार्ध में, पूर्व ईस्टर्न होराइजन पे जो राशि उदय हो रही है उस राशि को लगन कहते हैं। अब जैसे वर्तमान में देखिए ये लगन है तो सिंह राशि 1 सितंबर 25 को 7 बजे, क्योंकि सूर्य का उदय सबसे पहले होगा सनराइज के टाइम, तो सूर्य का गोचर सिंह राशि से हो रहा है और सूर्य प्रथम स्थान में है तो भी हमको ये पता लगेगा कि जो सिंह राशि का गोचर हो रहा, जो उदय हो रहा है वो सूर्योदय के समय हो रहा है तो वो लगन जो होगी सिंह राशि ही बनेगी। जबकि चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि से हो रहा है तो इस जातक की राशि होगी चंद्रमा जहां पे विराजमान है जो कि वृश्चिक है, लेकिन लगन होगी सिंह राशि। तो यहां ये मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि राशि और लगन में क्या फर्क होता है। अब जिनकी दशा अंतरदशा विंशोत्तरी के हिसाब से जो चल रही है उसके गोचर के उसके हिसाब से परिणाम मिलते हैं। तो आज मैंने आपको विभिन्न प्लेनेट के एस्पेक्ट किस तरह पड़ते हैं, कैसे कैसे दृष्टियां पड़ती हैं, इसमें यह भी देखा जाता है कि मित्र और शत्रु अगर साथ बैठे हैं तो क्या परिणाम आएंगे। दिखती बात है अगर ग्रह मित्र राशि में है, स्वयं राशि में है, अपनी उच्च की राशि में है तो वो अच्छे परिणाम देगा। अब यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बृहस्पति देव की उच्च की राशि कर्क होती है और बृहस्पति देव मिथुन राशि के बाद कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो अभी बृहस्पति देव काफी शक्तिशाली हैं क्योंकि वो अपनी उच्च राशि की तरफ ट्रांजिट कर रहे हैं। अब जैसे चंद्रमा है
उनकी वो अपनी नीच की राशि से गोचर कर रहे हैं, तो वहां पे उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है, क्योंकि उनकी वृष राशि उच्च की राशि है जिस पे चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है। सूर्य अपने घर से गोचर कर रहे हैं तो अच्छे रिजल्ट देंगे। मंगल बुध के वहां से गोचर कर रहे हैं जो कि उनके मित्र नहीं है, तो शत्रु के स्थान से मंगल का गोचर हो रहा है। और शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, तो वहां पे द्वितीय भाव में विपरीत परिणाम आएंगे। जातक के गुस्सा काफी आएगा, उसको अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना चाहिए। सूर्य की 7वीं दृष्टि अपोजिट पार्टनर पे पड़ रही है, तो मरकरी की भी पड़ रही है, तो ये सूर्य बुधादित्य हो गए। लेकिन यहाँ पे भी सूर्य जब लगन भाव से गोचर करते हैं तो जातक में ईगो की प्रॉब्लम आती है, वो ईगोस्टिक हो जाता है, और अपने ही घर से कर रहे हैं। अब 10वां स्थान के स्वामी शुक्रदेव 12वें स्थान में हो गए, जो कि ये व्यय स्थान है। तो यहाँ पे जातक को अपने प्रोफेशन में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, और वो चंद्रदेव की राशि से गोचर कर रहे हैं जो कि केंद्र में विराजमान है। तो चंद्रदेव तो एक अच्छे स्थान में चले गए, लेकिन वो डेबिलिटेट है, इसलिए वो कमजोर है यहाँ पे। अब बृहस्पति देव चूंकि 11वें भाव से गोचर कर रहे हैं, तो ये हाउस ऑफ गेन है, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर है, और इनके ऊपर कोई नेगेटिव दृष्टि भी नहीं आ रही। अब हम शनि की देह हैं, तो 10वें स्थान पर 33 दृष्टि पड़ रही है, तो ये भी बता रहा है कि जातक को अपने प्रोफेशन में समस्याओं का, ट्रबल का सामना करना पड़ेगा, तो वहां पे उसको थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। तो आशा है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। उम्मीद करता हूं कि अगर किसी की कोई क्वेरी होगी तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।